नमस्कार दोस्तों तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 6 एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस के हम लोग 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने भोजन के घटक यानी भोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की थी और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने तंतु से वस्त्र तक यानी तीसरा जो चैप्टर था तंतु से वस्त्र तक, उसमें हम लोगों ने तंतु जैसे एक रेशे यानी पतले से पतले रेशे से उसका वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया सहित विशेष वर्णन किए थे हम लोग तीसरे चैप्टर में। तो दोस्तों अब है चौथा चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वस्तुओं के समूह बनाना। यानी ये जो चैप्टर है ये आपके हमारे सबके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब सुबह में उठते हैं और शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप कोई काम करते हैं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन सभी में वस्तुओं की बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है। जैसे कि सुबह उठते उठते आप हर रोज फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने की वस्तुएं यानी जो खाना खाते हैं वो खाने की वस्तुएं हुई। और उसके बाद आप लोग कॉलेज जाते होंगे, क्लास जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो वहां जो पढ़ने की सामग्री होती है तो वो पढ़ाई की वस्तुएं हो गई। और उसके बाद छुट्टी में वापस घर आते हैं तो खेलने के लिए या फिर टहलने के लिए अलग जाते होंगे, या फिर सफर करने के लिए गाड़ी या फिर जो भी गाड़ी हो, स्कूटर हो गया, बोलेरो हो गया या फिर जो भी हो, उससे आप सफर करते होंगे, या फिर फील्ड वगैरह या फिर चौक चौराहे पे घूमते होंगे और खेलते भी होंगे, तो खेल की सामग्री हो गई। और उसके बाद सोने जाते होंगे तो बेड पर सोते हैं, तो वो क्या हो गई, वो सोने की सामग्री हो गई। यानी कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। तो हम लोग चैप्टर में विशेषकर उन्हीं वस्तुओं को जानेंगे और वस्तु जिन पदार्थ मतलब जिन चीजों से बनी होती है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, तो उसके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग साइंस के 6 से लेकर और 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के बेसिक से लेकर और एडवांस नॉलेज तक को आप लोगों के समक्ष सरल एवं आसान भाषा में आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोगों के इस प्रयास को आपके एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन पर आप यदि क्लिक कर देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और भी अच्छे से आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करें साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और मेरी इस रिक्वेस्ट को अनसुना नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस चैप्टर को वीडियो को हम शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा और नए प्रोत्साहन के साथ। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं उनमें है वस्तु एवं पदार्थ क्या है। यानी कि वस्तु और पदार्थ दोनों एक चीज नहीं होता है। वस्तु और पदार्थ में एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, तो हम उसे देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि आखिर पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनसे वस्तु बनी होती है, उनकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि वस्तुओं के कच्चे पदार्थ क्या क्या होते हैं, यानी कि वस्तु जिनका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, आखिर वे वस्तुएं बने किन चीजों से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि हर एक दुनिया में जितने भी पदार्थ मौजूद होते हैं उन सभी में कोई ना कोई गुण मौजूद होते हैं। दीवार है तो दीवार का गुण क्या है कि उससे आप पार नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट पार नहीं कर सकते हैं आप उसे। वो हमें चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उसमें मजबूती का भी एक गुण होता है जिससे हमें मजबूती प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के खराब मौसमों में, या फिर कुछ भी हो, ठंड हो गया, गर्मी हो गया इत्यादि से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसी प्रकार से पदार्थों के कुछ गुण होते हैं जिसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे, जिसमें कि दिखावट है, यानी कि पदार्थ दिखते कैसे हैं उसे हम कवर करेंगे। विलेय और अविलेय क्या होते हैं, इस टॉपिक को यानी कि इस जो टॉपिक है इसको भी क्लियर करेंगे। और उसके बाद हम क्लियर करेंगे कठोरता और कोमलता आखिर होते क्या है, कठोरता और कोमलता क्या होते हैं और इसमें क्या अंतर होता है, इसे हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि पारदर्शिता क्या होती है। पारदर्शिता जो टॉपिक है इसके बारे में भी हम कुछ विशेष चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्प्लावकता क्या होता है। उत्प्लावकता एक मतलब गुण होता है वस्तुओं का, यानी एक पदार्थ का एक गुण होता है, वस्तु का एक गुण होता है, उसे भी हम इस टॉपिक के इस पॉइंट के अंतर्गत
कवर करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इस चैप्टर को एक नए अंदाज में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है वस्तु एवं पदार्थ। दोस्तों हम बोले थे कि वस्तु एवं पदार्थ में कुछ अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ही कम अंतर होता है। तो वो अंतर क्या होता है आप समझिए, एक प्रैक्टिकली इसे हम समझाते हैं। जैसे एक फोन है, ठीक है, फोन का उदाहरण ले लिए एक। तो फोन बना किन किन चीजों से होता है? फोन बनता है लोहा से, लोहा स्टील हो गया, लेड हो गया यानी कि शीशा हो गया, सिलिकॉन से चिप बना होता है उसमें तो सिलिकॉन हो गया, इत्यादि विभिन्न प्रकार की चीजों से फोन बनी होती है। तो ये जो चीजें हुई ये जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, यानी कि ये सभी क्या होंगी? ये सभी उदाहरण है किसके? पदार्थ के उदाहरण है। ये सभी पदार्थ के उदाहरण है। या फिर प्लास्टिक हो गया या फिर रबर हो गया, ये सभी पदार्थ के उदाहरण है। और पदार्थ से यानी कि इन सभी चीजों से, जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम रबर की बात करें तो रबर से बॉल बनाया जाता है। तो रबर क्या होगा? रबर पदार्थ होगा, लेकिन रबर का उपयोग हम लोगों ने किस प्रयोजन से किया? बॉल बनाने के लिए, गेंद बनाने के लिए। तो गेंद हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए करते हैं, टेनिस खेलने के लिए करते हैं, विभिन्न प्रयोजनों से करते हैं। तो इसका क्या हुआ कि गेंद बना हमारे उपयोग के लिए तो वो वस्तु हो गया, और किससे बना? तो रबर से बना, तो रबर क्या हुआ? पदार्थ हुआ। क्लियर है? यानी कि जिन चीजों से वस्तु बनाई जाती है वे पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थों से मिलकर जो बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। इसे एक ग्राफ के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे पदार्थ ओके, पदार्थ से क्या बनती है? वस्तु। पदार्थ से हमारे उपयोग के लिए वस्तु बनाई जाती है, और वस्तु जो होती है वो किन से बनी होती है? पदार्थ से। यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से अटैच्ड है ये। ओके, तो आप लोगों को पदार्थ एवं वस्तु के बीच अंतर समझ में आ गई क्या है सो? अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पदार्थ इस प्रकृति में जो मौजूद है इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसे हम अभी चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं यदि बात की जाए, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में एक है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और एक है गैस अवस्था। पदार्थ की कुल कितनी मूल अवस्थाएं हुई? मूल अवस्था तीन। पदार्थ की कुल 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। एक हो गया ठोस पदार्थ, एक हो गया द्रव पदार्थ, और एक हो गया क्या? गैस पदार्थ। अब ये तीनों आखिर होते क्या है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ आप लोगों को देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसके बारे में विशेष चर्चा जो होगी वो 9th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत होगी। तो अभी हम समझाते हैं कि ठोस क्या होती है। दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। तो जिन वस्तुओं को आसानी से आप दबा नहीं सकते हैं, यानी कि जिन्हें दबाने के लिए अत्यंत फोर्स की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो वस्तुएं होती हैं वे ठोस होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दीवार ले लेते हैं, ठीक है। दीवार पर आप कितना भी फोर्स लगा दे अपने हाथों से, आप एक जोर से पंच अगर करते हैं तो आपका हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन दीवार नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि दीवार में एक मतलब ठोस गुण होता है, यानी कि उसके कण जो होते हैं आपस में काफी सटे होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है। और अगला है द्रव। तो द्रव में एक विशेष प्रकृति पाई जाती है जो इसे बाकी पदार्थों से भिन्न बनाती है, वो है इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि ये अगर कहीं ढलान दिखाई दे इसको दिखता तो नहीं है, मतलब ढलान यदि हो गया कहीं पे तो द्रव को यदि छोड़ा जाए, ढलान पर यदि द्रव को छोड़ा जाता है तो उसमें बहाव की प्रवृत्ति होने के कारण वो बहने लगता है, ठीक है। तो ठोस में क्या एक गुण था? कठोरता का, यानी कि उसे दबाने पर वो दबता नहीं था। और द्रव में क्या गुण था? बहाव का, यानी कि उसे कहीं भी ढलान मिल जाए तो वो उसी मार्ग को चयन कर लेता है और उसी मार्ग से बह जाता है, यानी कि ढल जाता है। अगला है गैस का। तो गैस का ना कोई आकार होता है और ना ही कोई आकृति होता है, यानी कि अगर आप गैस को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो ये स्वतंत्र
स्वतः गमन कर जाते हैं। यानी कि यदि मैंने हाइड्रोजन का उदाहरण यदि ले लिया, तो मेरे हाथ में यदि हाइड्रोजन है, कहने को तो हाइड्रोजन मेरे हाथ में टिकेंगे नहीं, यदि किसी भी प्रकार से मेरे हाथ में हाइड्रोजन यहाँ पे टिक जाते हैं, मान के चले तो ऐसे हम मान लिया कि हाइड्रोजन है, यदि मैं अपना हाथ हटाता हूं तो वो स्वतः वायुमंडल में मिल जाएंगे। यानी कि उसमें अत्यंत तीव्र रिएक्शन करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, जो उसे अस्थायी बनाते हैं। यानी कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं, वह स्वतः आवागमन करते रहते हैं। तो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती है मूलतः, मूल रूप से 2 और अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है दोस्तों, कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में जब किसी पदार्थ को अत्यंत ठंडा किया जाता है, यानी कि ठंडा से भी ठंडा किया जाता है, तो एक अवस्था प्राप्त होता है पदार्थ का, जिसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था बोलते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो नाम दिया गया है, ये 2 वैज्ञानिकों के नाम पर दिया गया है। एक है हमारे भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और एक है जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी कि जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारे भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम का ये पदार्थ का चौथा अवस्था पारित किया गया था। और पदार्थ का एक और अंतिम अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी पदार्थ को अत्यंत ताप पर गर्म किया जाता है। बीईसी में क्या, यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता था कि पदार्थ को अत्यंत ठंडा किया जाता था, और इसमें यानी प्लाज्मा अवस्था में क्या किया जाएगा, पदार्थ को अत्यंत गर्म किया जाएगा तो वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और जब पदार्थ को अत्यधिक गर्म करने पर आयन में परिवर्तित हो जाए तो पदार्थ की उस अवस्था को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था बोलेंगे। ओके, तो यानी कि अत्यंत गर्म करने पर जो अवस्था प्राप्त होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा अवस्था, और अत्यंत ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होगी वो क्या होगी, बीईसी, यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं को आप समझ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा 2 अतिरिक्त अवस्थाएं जो होती है वो क्या, प्लाज्मा अवस्था और बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये टॉपिक क्लियर है। अगला टॉपिक की ओर अब हम बढ़ते हैं, जो कि है वस्तुओं के कच्चे पदार्थ। यानी कि वस्तु किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, कौन है वो कच्चे पदार्थ जो वस्तुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं वस्तुओं के। जैसे हम पहले लकड़ी ले लिए, उसके बाद हम टायर ले लेते हैं। पहले याद रखिएगा, खिड़की, टायर, खिड़की, टायर, और फोन हो गया, या फिर प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है, टिफिन बॉक्स, वो ले लिए, या फिर जो बड़े बड़े कारखानों में क्या कहते हैं, कल कारखाने होते हैं, वो हम ले लेते हैं, तो वो धातु के जो बने होते हैं, लोहे वगैरह के। तो यहाँ जो हम क्या क्या ले लिए, एक ले लिए खिड़की, तो खिड़की का कच्चा पदार्थ क्या होगा, खिड़की का कच्चा पदार्थ होगा लकड़ी, यानी लकड़ी क्या हुआ, कच्चा पदार्थ हुआ खिड़की का। अब दूसरा जो हम उदाहरण लिए थे टायर का, तो टायर किन पदार्थों से बना होता है, टायर किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, टायर बना होता है रबर से मिलकर। तो रबर क्या हुआ, टायर का कच्चा पदार्थ हुआ। और शीशा के यदि बात की जाए तो शीशा से मिलकर खिड़की बनी होती है, खिड़की भी मिलकर बनी होती है शीशा से। या फिर खिड़की हम उदाहरण ले चुके हैं, तो हम अब टीवी का उदाहरण ले लेते हैं। तो टीवी का जो अगला स्क्रीन होता है दोस्तों, उसमें शीशे का उपयोग किया जाता है। तो टीवी के स्क्रीन का कच्चा पदार्थ क्या हुआ, शीशा हो गया। तो हम अभी उदाहरण क्या क्या लिए, शीशा, शीशा, धातु, धातु में विभिन्न प्रकार की धातु है, जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होंगी वो। लकड़ी, लकड़ी, रबर इत्यादि। तो ये सब जो है, ये सब शीशा हो गया, धातु, लकड़ी, रबर इत्यादि जो है, ये सभी वस्तु का कच्चा पदार्थ होता है। यानी कि जो भी आप संसार में वस्तु देख लेते हैं, वो लगभग इन्हीं से बने होते हैं मिलके। तो इन्हें क्या कहा जाता है, वस्तु का कच्चा पदार्थ। क्लियर है? तो वस्तु के कच्चे पदार्थ, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों, जो मैं कहूंगा कि इंपोर्टेंट है, तीनों टॉपिक्स में से सबसे इंपोर्टेंट इसे बोलूंगा मैं। तो ये जो टॉपिक है वो है पदार्थ के विभिन्न गुण। इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के विभिन्न गुण कहने का तात्पर्य है, जैसे कि
दुनिया में, प्रकृति में सभी चीजों का, सभी जितने भी चीजें मौजूद हैं सब में एक खासियत मौजूद होता है जिसे उस पदार्थ का गुण कहते हैं। तो उसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गुण हमें देखने को मिल रहा है वो है दिखावट। अब दिखावट क्या होता है, इसे सरल भाषा में आप समझिए। जैसे एक हम गाय ले लेते हैं, ठीक है, तो गाय का आकार कुछ किस प्रकार से होगा। गाय अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से गाय होती है, मान के चले तो। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो हूं नहीं, तो जैसा बन रहा है वैसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये गाय है, ठीक है, ये गाय हो गया। और मान लेते हैं ये फुटबॉल है, ये गाय है और ये फुटबॉल है, ठीक है। तो क्या आप इसे कभी गाय बोलेंगे? ऑब्वियस बात है कि आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फुटबॉल का आकार पता है, फुटबॉल कितना बड़ा होता है वो पता है, वो गोलीय होता है वो हमें पता है। गाय 4 पैरों वाली होती है वो हमें पता है। गाय की 2 कान होते हैं ये हमें पता है। गाय की 1 पूंछ होती है ये हमें पता है। यानी कि दिखावट हमें पता है कि देखने में गाय कैसा लगता है और फुटबॉल कैसा लगता है। उसी प्रकार से घर कैसा दिखता है, यानी घर किस प्रकार का दिखता है, एक गैस का सिलेंडर जो होता है वो किस प्रकार का दिखता है, यानी एक क्लासरूम जो होता है वो किस प्रकार का दिखता है, एक जो सोने का बेड होता है वो किस प्रकार का दिखता है, चेयर किस प्रकार का दिखता है। और मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं वो अलग अलग दिखाई देती है। यानी देखने में जो भिन्नता पाई जाती है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, दिखावट बोलते हैं। यानी कि देखने में जो अलग अलग है वो हमें दिखावट कहलाती है, उसे उस गुण को हम कहते हैं दिखावट। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि ये गुण ना रहे तो हमें विभिन्न प्रकार की चीजों को पहचानने में अत्यंत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हर एक वस्तु का गुण अलग अलग ना हो। क्लियर है? तो दिखावट क्लियर है कि हर एक वस्तु में टेंडेंसी होता है अलग अलग दिखने का, इसी को क्या बोलते हैं, दिखावट बोलते हैं। अगला क्या है, विलेय या फिर अविलेय। अब ये टॉपिक क्या है, विलेय आखिर क्या होता है और अविलेय क्या होता है। दोस्तों विलेय कहने से हमारा तात्पर्य होता है वे वस्तुएं जो जिनमें घुलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वे वस्तुएं जो किसी अन्य पदार्थ में घुल सकती हैं उन्हें हम विलेय पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चीनी ले लिए या फिर नमक ले लिए। नमक या फिर चीनी को जब आप पानी में डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए जल में हम चीनी को डाले हैं, ठीक है, तो जल में हम चीनी को डाले हैं तो आप लोगों को भी पता है कि जल में चीनी घुल जाती है, यानी कि चीनी की टेंडेंसी है विलेय की, चीनी की प्रवृत्ति घुल जाने की है, इसलिए हम चीनी को क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ बोलेंगे। नमक भी पानी में घुल जाएगा तो नमक को भी हम क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ बोलेंगे। उसी प्रकार से ग्लूकोज हो गया तो वो भी पानी में घुल जाएगा तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, विलेय पदार्थ बोलेंगे। तो सरल भाषा में समझिए कि जिन पदार्थों में घुल जाने की प्रवृत्ति होती है उन्हें हम विलेय बोलते हैं। और ठीक उसके विपरीत अविलेय शब्द यहाँ पे आया है। तो अविलेय क्या होता है दोस्तों, कि जिन पदार्थों में घुल जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है या फिर जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में नहीं घुल सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अविलेय बोलेंगे। जैसा कि मैंने एक उदाहरण के द्वारा यहाँ दिया है, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, पत्थर है। तो जल में जब हम किसी पत्थर को डालेंगे तो क्या जल में पत्थर घुलेगा, नहीं घुलेगा। इसका मतलब पत्थर क्या है, अविलेय है। पत्थर क्या है, अविलेय है। या फिर चाहे आप पत्थर की जगह पे और क्या डाल सकते हैं, बालू डाल दीजिए तो बालू घुलेगा जल में, नहीं घुलेगा। तो बालू क्या है, बालू भी अविलेय है। फोन को डाल दीजिए, अपना टेस्ट करना है अगर तो फोन को डाल दीजिए, सबसे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो जब आप मतलब कहने के लिए बोल रहे हैं, जब आप फोन को भी पानी में डालेंगे तो फोन भी नहीं घुलेगा। या फिर खिड़की को डाल दे, लकड़ी के कोई पदार्थ को डाल दे तो लकड़ी भी नहीं घुलेगा, रबर नहीं घुलेगा। यानी कि ये सारी वस्तुएं क्या हो गई, अविलेय हो गई। क्लियर है? तो विलेय और अविलेय का ये साफ अर्थ समझिए कि जो घुल सके वो विलेय होगा और जो नहीं घुल सके वो अविलेय होगा। ठीक है? तो इसी में कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ पद आते हैं विलेय और अविलेय में ही। पहला है विलेयता। विलेयता का संबंध विलेय से ही है। जैसे कि चीनी तो पानी में घुल रहा है, ठीक है, चीनी पानी में घुल रहा है, लेकिन विलेयता क्या होता है कि एक क्षमता होता है, यानी कि चीनी पानी में घुल रहा है तो कितना घुलेगा। यानी 1 लीटर आपको यदि पानी दे दिया जाए तो जरूरी थोड़ी है कि 1 लीटर पानी में विश्व में जितने चीनी है सब घुल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
क्योंकि कुछ निश्चित मात्रा ही होगा चीनी का जो कि 1 लीटर पानी में घुल सकेगा। तो जो निश्चित मात्रा 1 लीटर पानी में घुल सकेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस मतलब पात्र में घुल सकने की प्रवृत्ति बोलेंगे, विलेयता बोलेंगे। यानी कि घुलने की जो क्षमता होगी वो क्या होगा, विलेयता होगा। ठीक है। और विलयन क्या होगा, यानी कि जिस चीज में हम किसी पदार्थ को मिला रहे हैं और जिस चीज को मिला रहे हैं, जैसे यहाँ पानी में क्या मिला रहे हैं, हम चीनी मिला रहे हैं, मिला किस में रहे, पानी में। ठीक है। तो पानी प्लस किसे मिला रहे हैं, पानी में, चीनी को। तो पानी और चीनी से जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, पानी और चीनी का जो मिश्रण बनेगा वो ही क्या होगा, विलयन होगा। यानी कि जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक जब घोल तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सारे टर्म्स अब आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं, कठोरता या कोमलता। आखिर कठोरता क्या होता है और कोमलता क्या होता है, सरल भाषा में और एक साफ एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि जब हम किसी, क्या कहते हैं, फोन, आप अपना फोन ले लीजिए, ठीक है, और उसे धरती पर पटकिए, तो फोन में क्या टेंडेंसी है कि वो ठोस है। ठोस अगर उस ताकत को झेल सकना होगा, यानी कि यदि उसने धरती का जो वजन यानी कि ताकत होगा वो अगर झेल जाएगा तो फोन बचेगा, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है। फोन को जब आप अपनी उंगलियों से दबाते हैं, मान लिया कि ये कोई फोन है, ठीक है, ये कोई फोन है जिसे हम हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब किसी फोन को हम दबाते हैं अपने हाथों से तो क्या फोन दबता है, नहीं दबता है। तो जिन पदार्थों में दबने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जिन पदार्थों को हम दबा नहीं सकते हैं, वो पदार्थ क्या होता है, कठोर होता है। यानी कि जिन पदार्थों को दबाया न जा सके वो कठोर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप दीवार को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। टीवी को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। एक सोने की अंगूठी को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। पंखे को दबा सकते हैं, जो लोहे के पंखे बने होते हैं उसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हुए, ठोस के उदाहरण हुए। ठोस पदार्थों को दबाया नहीं जा सकता है। और उसके ठीक विपरीत कोमलता क्या होता है, जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं। यानी कि जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं वो एक कोमल पदार्थ होते हैं। और इस कोमल पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं, कोमलता बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉल को ले लीजिए, गुड़िया को ले लीजिए। गुड़िया जो होता है खिलौना, उसको ले लीजिए। उसको आप दबाएंगे तो वो दबेगा, ठीक है, उसको आप जब दबाएंगे तो दबेगा। या फिर जब आप स्वीट जो होते हैं, स्पंज होते हैं, स्पंज नाम की एक मिठाई आती है, वो आप जब खाए उसे जब आप दबाएंगे तो वो भी दबता है। तो वो क्या हुआ, वो भी हुआ किसका उदाहरण, कोमल का। या फिर यहां हम उदाहरण के साथ कठोर और कोमल को क्लियर कर रखे हैं। ये दीवार है, ठीक है, तो दीवार में न दबने की प्रवृत्ति होती है। ये जो दीवार है, क्या आप इसे दबाएंगे तो ये दबेगा, नहीं दबेगा। तो ये क्या हुआ, कठोर हुआ। अगला है कोमल। ये जो फूल दिख रहा है आपको, ट्यूलिप का, मान लेते हैं ट्यूलिप का फूल है ये, तो फूल को जब आप दबाएंगे तो ये दबेगा भी, और अगर आप जोर से दबाएंगे तो इसे नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये क्या हुआ, कोमल होता है। फूल क्या होते हैं, कोमल होते हैं। तो कोमलता के उदाहरण के लिए हम फूल लिए हैं और कठोरता के उदाहरण के लिए हम दीवार लिए हैं। आप दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत वस्तुएं होती हैं, तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप इसके द्वारा समझ सकते हैं कठोरता और कोमलता में अंतर। ठीक है। अब अगला है दोस्तों पारदर्शिता। तो आखिर पारदर्शिता क्या होता है, इसके लिए भी हम कुछ यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं। पारदर्शिता क्या होता है, इसके लिए भी कुछ फिगर यहाँ पे बनाए हुए हैं। पहला फिगर हमें पारदर्शिता दर्शाता है, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। तो इन तीनों को समझने से पहले हम समझते हैं आखिर पारदर्शिता होती क्या है। दोस्तों पारदर्शिता जो गुण होता है, यानी कि प्रकाश जिन पदार्थों को आर पार कर जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। यानी पूरी तरह से प्रकाश यदि निकल जाए तो उन्हें पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। और जब पदार्थ किसी भी पदार्थ से प्रकाश हल्का फुल्का निकले, हल्का फुल्का जब निकलेंगी तो वो क्या होंगे, पारभासी पदार्थ होंगे। और जब कोई पदार्थ प्रकाश को बिल्कुल ही अपने आप से होकर ना गुजरने दे, यानी कि जब प्रकाश किसी पदार्थ को पार ही न कर सके तो वो क्या होगा, अपारदर्शी।
यानी कि पारदर्शी में पूरी तरीके से पार करेगा प्रकाश, यानी कि पूरी तरीके से। पारभासी में क्या, थोड़ा बहुत, यानी कि करेगी भी लेकिन पूरी तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि दोनों कंडीशन रहेगा। और अपारदर्शी में क्या होगा, थोड़ा भी नहीं करेगा। ठीक है। अब हम समझते हैं इस चित्र के जरिए कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी आखिर होते क्या हैं। पहले चित्र में आप लोग के सामने एक फ्रेम दिया गया है। मान लेता है कि ये फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम आपके सामने आयताकार फ्रेम दिया गया है, मान लेते हैं ये शीशा का फ्रेम है। ठीक है, तो शीशा के आर पार जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक पेड़ जो दिख रहा है, पेड़ साफ साफ दिख रहा है, यानी कि शीशा के आर पार प्रकाश अच्छे से गुजर रहा है पूरी तरीके से, इसलिए ये क्या है, पेड़ हमें पूरी तरीके से देख रहा है। तो इस गुण को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी, यानी कि हमारी आंखें इस शीशे के आर पार दिख रही है, इसलिए जो शीशा जो होगा ये क्या होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, अगले पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये दिख रहा है हमें, लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है, पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, हमें धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मान लेते हैं कि ये फ्रेम जो लगा हुआ है ये अत्यंत बड़े कागज है। ठीक है, और उसे क्या तेल या फिर किसी अन्य तैलीय पदार्थ से भिगोया गया, तो उससे हम जो प्रकाश जो जाता है वो हल्का फुल्का प्रकाश जाता है। ठीक है, तो हमें क्या हल्का फुल्का ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और अगला जो यहाँ पे ये जो फिगर दिखा रहा है हमें, ये क्या दिखा रही है कि प्रकाश हल्का भी नहीं पार कर पा रहा है, यानी कि हम इसके आर पार जो देख रहे हैं तो हमें जरा भी पेड़ नहीं दिखाई दे रही, पेड़ है पीछे लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर गमन करते हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। नाम है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या होता है दोस्तों, कि उत्प्लावकता नाम का जो मतलब ये जो गुण है ये क्या कहते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक फिगर बना चुके हैं। ये जो पॉट है इसमें कुछ मान लेते हैं पेंसिल है, और ये क्या है, टिफिन बॉक्स है, किस चीज का, प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स है। ठीक है, पेंसिल है और प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स है। तो ये इसे जल की सतह पर ऊपर रखा गया है, तो रखने पर क्या होता है कि ये नीचे सतह की ओर नहीं बैठता है। तो पदार्थ जो है ये जल की सतह पर जो तैर रहा है, और जिस गुण के कारण तैर रहा है, एक बार फिर से समझिए, ये जो पदार्थ पेंसिल हो गया या फिर टिफिन बॉक्स हो गया प्लास्टिक का, ये जिस गुण के कारण पदार्थ यानी जल की सतह पर तैर रहा है, इस गुण को हम क्या बोलेंगे, उत्प्लावकता बोलेंगे। यानी कि ये जो जल होता है ये भी बल लगाता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कुछ बल लगाता है, जिसके कारण ये जो पदार्थ होते हैं ये नीचे गमन नहीं करता है, नीचे नहीं आता है, जिस कारण से पदार्थ ऊपर सतह पर ही तैरता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पदार्थ है, मान लिया पेंसिल है और जल का जो सतह है, तो जितना जल का सतह है वो और पेंसिल का जितना सतह है वो, उन दोनों का भार एक समान हो जाता है, जिस कारण से ये जो पेंसिल हो गया फिर टिफिन बॉक्स हो गया ये पानी में तैरने लगता है। और उसी के विपरीत यदि हम किसी लोहे के बॉक्स को देखें, टिफिन बॉक्स को देखें, तो वो नीचे सतह के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु जो होता है वो भारी होता है। ठीक है, और भारी होने के कारण वो क्या होता है कि इसके सतह का जो भार होता है वो टिफिन बॉक्स यानी मान लीजिए धातु का जो था उसका भार पानी की सतह के भार से ज्यादा हो जाएगा, तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। और अत्यधिक यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जो उसे पानी के सतह पर तैरने में मदद करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। इसका एक और नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत किन्होंने दिया था? आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिस कारण से इसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम वस्तु से शुरू किए थे, यानी कि ये जो चैप्टर था वस्तुओं का समूह बनाना, इसे हम वस्तु नाम के क्या कहते हैं टॉपिक से शुरू किए थे और उत्प्लावकता नाम के टॉपिक पर समाप्त किया है। तो सभी शुरू से लेकर सभी अंत तक के जो टॉपिक्स थे उसे मैंने अत्यंत सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने की एक प्रयास किया है। तो आशा है कि मेरी ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इससे मतलब इस क्लास को यदि अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को सब्सक्राइब जो बटन दिख रहा होगा कृपया उसे दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज हो उसे अगले वीडियोज को अच्छा बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों का
ज्ञान का जो ये सागर हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें बूंद बूंद करके एक यानी कि जो सागर का रूप है वो ले सके। दोस्तों तो मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखिएगा।